हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिपेशन के वाले से बात भी हुई थी तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती थी कि हमारे यहाँ सीन ये, मैं अक्सर मर्दों से आप पूछें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आपकी खुराक अच्छी नहीं करे, आप कह रहे हैं हम सिगरेट पी लेते हैं तो सिगरेट हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। ये बहुत सारे जो लोग हैं ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ये करते हैं। तो एक बुरी चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए और एक और खौफनाक चीज को, मतलब मैदे को बचाने के लिए अपने फेफड़े आप साड़ रहे हैं, क्या करें ये बताएं। हम बहुत अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह। वो तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो सारी दिमाग से होती हैं और बहुत सारे ऐसे जो जुमले आते हैं ना, ये सारी चीज़ होती है दिमाग की। आपने जिस चीज़ पे अपने आप को ट्रेन किया है वो उस तरह बॉडी रिएक्ट कर रही है। कुछ चीज़ों का शायद डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन हम उस पर इतना इन्हिसार करते हैं कि नहीं ये कर लिया तब तो हम ठीक हो जाएंगे, ये वाला इशू इसी चीज़ से ठीक होगा। ये हमने खुद बिल्ट इन किया हुआ होता है दिमाग को, हमने मैसेजेस ही ऐसे दिए हुए होते हैं कि हमने अगर ये शरबत पिया तो ये हो जाएगा और ये शरबत नहीं पिया तो ये हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग को क्या फीड किया। और कॉन्स्टिपेशन यकीनन एक मर्ज है। जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन कभी कभी 2 दिन तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की हमारी खुराक है और ख़ासकर हमारी खुराक में बढ़ती हुई लाल मिर्च, ये बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे इंटेस्टीन के लिए भी नुकसान दे रहा है, कॉलन को भी नुकसान दे रहा है। और हम जो बढ़ते जा रहे हैं कॉलन कैंसर और रेक्टल इशूज़ की प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें पाइल्स भी है, जिसमें फिशर भी आ जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन को अपनी रिलीज़ रखना है। और दवाइयों पर जाने से पहले अपनी डाइट में देखें कि आपके फ्रूट इंटेक कितना है, फाइबर इंटेक कितना है। हमारे यहाँ जिस तरह अभी बात भी हो रही थी, हमने आदत बना ली है मैदे की चीज़ें खाने की और फाइन आटे खाने की। हम फाइबर वाले, जिसको हम बात कर रहे थे जैसे लाल रोटी या पत्थरी की रोटी बेसिकली कहा जाता था, लाल आटे की रोटी पंजाब में आज भी मिलती है, वो बेहतरीन दवा का काम करती है। आपको फाइबर इंटेक उसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। और सबसे बुरी चीज़ जो हम आजकल कर रहे हैं, पानी का इंटेक हमारा बहुत कम हो गया है, जो हमारे किडनीज को भी डैमेज कर रहा है, गट हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। फाइबर इंटेक उससे प्रॉपर नहीं होता, आंतों को प्रॉब्लम कर रहा है। बट इसके साथ साथ मैं अगर देखूँ तो पानी का इंटेक अगर कम हो तो आपके स्किन पे नज़र आता है, वो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। डिफरेंट किस्म के अमराज, सिर्फ एक ये जो बगैर टेस्ट और बगैर कलर का जो ये एक मशरूब है, ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। अच्छा, बात हम कर रहे थे आज गट हेल्थ की। गट हेल्थ में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको निज़ाम को भी बेहतर रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर रखती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को भी बेहतर रखती हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हम घर में ले सकते हैं वो है दही। ठीक है, दही 2 चाय के चमचे। और इसमें जो दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा, साय मुल्क में तो सुबह निहार मुँह घर से निकलते हुए वो अप्रिशिएट करते हैं, कल्चर है कि वो मीठी दही जो है वो आप जाते हुए चखते हुए जाते हैं। हाँ, वो दवा का काम करती है। शादियों में भी जब आते हैं तो हम लोग दही खिलाते हैं। ओह वाह, सकाफत का हिस्सा है बहुत सारे लोगों। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ 1 चाय का चमचा चिया सीड्स। चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करेंगे, गट हेल्थ को भी बेहतर करेंगे। फाइबर इंटेक इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। जो लोग वेट लॉस करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट रख लीजिए और इसको नाश्ते में भी लिया जा सकता है। इसमें कोई फ्लेवर ऐड किया जा सकता है, इसमें कोई फ्रूट ऐड किया जा सकता है, शेक बना के लिया जा सकता है। तो ये एक भरपूर आपकी गट हेल्थ के लिए एक दवा का काम करेगी। अच्छा, रेस्टोरेंट वाले इतने चालाक हो गए, उनको पता चल गया, वो ये करते हैं। वो कहती थी हम कौन सी वो चिया पुडिंग, वो और दूसरी में जो हैंकर्ड दही होती है ग्रीक योगर्ट के साथ, बाहर में भी आपको मिलते हैं ग्रीक योगर्ट में ऐसे चिया सीड्स भी डले होते हैं, फ्रूट्स भी डले होते हैं, क्रीम भी डली होती थी, महंगी मिल रही होती, लोग कहते हैं वाओ जबरदस्त हो रहा है हमारे साथ। बना सकते हैं आप घर में ग्रीक योगर्ट। सिर्फ ये वाली ही दही लें, उसको किसी मलमल के कपड़े में या किसी बारीक छन्नी में डाल के छोड़ दें, इसका पानी निकल जाए, उसको अच्छी तरह निचोड़ ले, वो ग्रीक योगर्ट तैयार होगी। बल्कि जो हमारे यहाँ जिस तरह का रिवाज है, गंदे पानी में दही बन जाती है कभी या कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो भी अगर आप ग्रीक योगर्ट बना के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ले तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उसमें जो उसकी फ़ायदे हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन नुकसान आप ज़ाया कर देंगे, निकल जाएंगे उसमें से। अच्छा, गट हेल्थ क्या बनाने लगी है? गट हेल्थ के लिए हजम का निज़ाम बेहतर करेगा। और जिन लोगों को स्लाइटली मामूली सी कॉन्स्टिपेशन है या एक जुमला आता है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है लेकिन फरागत का एहसास नहीं है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है पेट में, उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। ये तो बड़ी डीप बात होगी। जनाब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गट हेल्थ के वाले से आज हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमें भी नहीं मालूम था कि अगर आप गट हेल्थ को हेल्दी नहीं रखेंगे तो आपकी क्या क्या चीज़ें, आपके कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ तो आज से ख्याल कर लें
कि जो मैं खाऊंगी ना अच्छा इतना खाऊंगी कि इस मैदे को मैं ज़रा तकलीफ ना दूं। ये तकलीफ में आ गया ना फिर इसने आपकी सारी ज़िंदगी तकलीफ दे कर देनी, ये बदला लेने पे आ जाएगा आपसे। और गालिब जो है वो इस वक्त ऐसी ही कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। ब्लोटिंग, हजम का निज़ाम ख़राब हो रहा हो, बदहज़मी की कैफियत हो रही हो, कुछ लोगों को गर्ड का इशू होता है, खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कर रहा होता है, उनके लिए माइनर कॉन्स्टिपेशन, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि वो सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास नहीं हो रहा होता, उनके लिए ये रेमेडी है। अच्छा, इससे पहले मैं छोटी सी एक अगर बात करूं, मसला ये है कि हम खाने को तवज्जो से नहीं खाते। वो एक जुमला है कि 32 दांतों का हक अदा करना चाहिए, एक तो चबाकर और कंसंट्रेशन। और जिनके 32 दांत ना हो वो क्या करें? जितने भी दांत हैं उनका हक अदा करते हैं, बट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कंसंट्रेशन से नहीं खाया जाता। टीवी सामने लगा हुआ है, किसी से गुफ्तगू हो रही है, या मेंटली हम कहीं और बिजी हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई काम, जिसकी वजह से भी बहुत सारे मामलात जो हैं मैदे के अमराज के पैदा होते हैं। तो बेसिकली बेहतर है कि अगर आप प्रॉपर तौर पे एक खाने को 10 मिनट लगता है मैक्सिमम, आप उसको तवज्जो से अगर खाएं तो आपके बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद नहीं होंगी। पहली बात है कि क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता फिर भी ये बीमारियां हो गई हैं या कोई इशू हो गया है तो फिर आपने 1.5 गिलास तकरीबन पानी लेना है। मैंने इसमें 1 गिलास लिया, आप इसको 1.5 गिलास कर लीजिएगा। इसमें पुदीने की पत्तियां तकरीबन 10 से 15, सौंफ तकरीबन 1 चाय का चमचा, अदरक का तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा, तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक का टुकड़ा है, ये डाला मैंने। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सना मक्की के पत्ते डलेंगे, वरना नहीं डलेंगे। और जिन लोगों को डायरिया रहता है या IBS के इश्यूज़ हैं उसमें सना मक्की यूज़ नहीं होगी। इसमें सिर्फ इसके पत्ते लेने ज़रूरी हैं। इसमें इस तरह की डंडियाँ भी आती हैं, लेकिन अगर आप डंडी डालेंगे तो ये पेट में मरोड़ पैदा करेगी। तो बेहतर है कि आप छाँट के जहाँ से भी लेकर आते हैं, लेकिन उसमें सफाई करके सिर्फ पत्तों का तकरीबन 5 से 6 पत्ते इसमें ऐड कर दें। इस 1.5 गिलास पानी को इतना पकाएं कि पानी तकरीबन 3/4 मतलब पौना कप रह जाए, और इसको छान कर रात को सोते वक्त भी पिया जा सकता है। इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा अगर ऐड कर लेंगे तो ये बदहज़मी को, गैस्ट्रिक प्रेशर को और थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ भी ले जाएगा इस पानी को। तो मीठा सोडा इसमें ऐड कर लें, ये एक बेहतरीन रेमेडी होगी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए भी, इसके साथ साथ निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए और गैस्ट्रिक प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। हमने अभी अचार की बात की। सकाफ़तों का बहुत सारा हिस्सा है जिसमें चटनियाँ, अचार पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है। जो मार्केट में अचार बिक रहे हैं या जो सिंथेटिक सिरके की वजह से हम अचार को ख़राब कर देते हैं, ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से अचार बेचारा बदनाम हो रहा है। ऑर्गेनिक सिरका लें, उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, कुछ लोग कुकम्बर यूज़ करते हैं। अरबिक पिकल पे चले जाऊँ तो वो चुकंदर डालते हैं, वो गाजर डालते हैं। इसको बना के घर में रखें। हर खाने के साथ एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी चीज़ का ले लें जो आपको पसंद है या जो आप खा सकते हैं। कुछ लोग सूखे लेमन, हैदराबादी जो लोग होते हैं वो सूखे अचार, नींबू का अचार यूज़ करते हैं। तो ये एक बेहतरीन रेमेडीज़ हैं आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए। छोटा सा टुकड़ा खाने के साथ ऐड करें, आपके मामलात हज़म के निज़ाम से रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, लोग छाछ बना के भी जो पीते हैं, बहुत अच्छी है। छाछ अच्छी है। दही में ले सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध पानी बना के ले सकते हैं, वो भी बेहतर होता है। चटनियाँ जितनी किस्म की, आलू बुखारे की, इमली की, नॉर्मली घरों में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बन रही होती है, थोड़ा सा लेमन होता है, लहसुन होता है, वो हज़म के निज़ाम के लिए बेहतरीन है। ये जो हमारी सकाफ़त है ना, मैं हमेशा कहता हूँ वो बेहतरीन है और हम सकाफ़त से हट रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर पनप रही हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स होता है ना, जो बीज होता है, हम कभी भी आम के बीज को लगा के ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि उसमें जामन निकलेगा। अगर जामन निकलेगा या निकालने की कोशिश करूंगा तो वो दरख्त भी खराब होगा, फसल भी खराब होगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि हमें अच्छा टाइम मिले बात करने का। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच गालिब आजी। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि जैसे हस्क का होता है ना कि हर चीज़ में हम कहते हैं कि ना स्पागोल की बुस्सी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हेलिकोबैक्टर पायलोरी के पेशेंट के लिए मैं कहूँगी कि वो कभी भी चोकर की रोटी नहीं खाएं। जैसे वो जो रोटियां खाते हैं ना लाल आटे की, उसमें से हस्क निकाल दें, वो उनके लिए बेहतर नहीं है। साइंस ने जिस तरक्की की है तो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी की। जब वो हस्क खाते रहेंगे कभी भी उनका बैक्टीरिया जो है ना उनकी जान नहीं छोड़ेगा, और वो जाके फिर कॉलन कैंसर में तब्दील हो जाता है। टमाटर का छिलका भी नहीं। और अपने जब आप गट की बात करते हैं तो अपनी किडनी को भी आपने डिटॉक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है उसको हम हमेशा लेते हैं कि मैदे की वजह से हो रही थी, मगर वो किडनी की वजह भी हो सकती है। तो आप अपने गट हेल्थ में अपनी किडनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सही, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि डॉक्टर इस्मा आजकल वायरल बीमारियां, ऑफ कोर्स मानसून का सीज़न है तो वायरल बीमारी को दावत देते ही आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो क्या शिकायत करें जब आ रहे हैं?
बिल्कुल मदिया कि आजकल जैसे बारिशें भी हुई हैं, अभी मेरे पास जो मैंने देखा है अभी, एक तो एक ये डायरिया के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि जॉन्डिस पीलिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, क्योंकि उसमें ये होता है कंटामिनेशन हो जाती है फूड की। आपने बाहर जैसे हमने जिक्र किया था कि पकोड़े समोसे सब बारिशों में चल जाते हैं, उसको फिर ये कि हम जो घर में सब्जियां ला रहे हैं उसको प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे, घर में आपने उसको पकाया, फिर पानी जो आ रहा है वो हमारी देखें गटर की लाइन और वो हमारी जो पानी वाली लाइनें मिल जाती है, हम उसको उबाल के नहीं इस्तेमाल करें। तो ये सारी वजूहात हैं जो कि इन सारी चीज़ों का सबब बनती हैं। टाइफॉइड बहुत कॉमन है जी कि मतलब ये इस और अच्छा डेंगी, क्योंकि बारिश का पानी है वो खड़ा होता है जी घर के अंदर। जैसे बारिश में स्पेशली हम गंदे पानी में तो डेंगी का मच्छर नहीं होता, लेकिन जैसे साफ पानी है, घर में कोई बाल्टी रखी हुई उसमें पानी भर गया, आपने उसको निकालना है ताकि उसमें वो मच्छर ग्रो उसी टाइम पे करता है, और वो उस मच्छर को जो इफेक्ट कर रहा होता है वो वायरस कर रहा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको ये सब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जिसमें इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें सफाई सुथराई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारे पास इसी तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें कॉमन में कंप्लेंट्स मिल रही हैं। अल्लाह खैर, हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। समीना, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी बेटी है ना, वो 15 साल की है। उसको अक्सर जो है वो मुंह में दाने निकल आते हैं ना, मुंह में छाले निकल आते हैं, और कुछ भी खाती है तो अक्सर ये इसका मसला रहता है। और अब जो है वो उसको 10-20 दिन से ये मैदे में जलन हो रही है। मैदे में जलन हो रही है, ठीक है। हाँ, वो कहती है गले में इस तरह गरम जलन होती है, कुछ चीज भी खाती हूँ ना। सही, चले मैं डॉक्टर फैसल से पूछ रही थी। जी डॉक्टर फैसल जी, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बताई है उसकी बेसिस पे 3-4 चीज़ें जहन में आ रही हैं। मुंह में छालों की बहुत सारी वजूहत होती हैं, फ्रॉम सिंपल थिंग्स लाइक विटामिन की कमियां, फोलिक एसिड हो गए, विटामिन B12 का जिक्र किया, मगर क्योंकि अब ये मैदे की शिकायत भी बता रही हैं तो पॉसिबली एसिडिटी रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस जिसको कहते हैं हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, विच मीन्स कि पेट का जो तेजाब होता है वो खुराक की नाली के जरिए मुंह के अंदर आता है, फिर एसिड वही करता है जो उसका काम है, वो जलाता है। डॉक्टर साहब, आजकल ये मैं लोगों को देखी, लोग ये जो राइसिक वायरस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ा दिया, ये कितना खौफनाक है हमारे लिए वैसे? जी बिल्कुल, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन, ये दवाइयाँ हैं तो बहुत अच्छी और इफेक्टिव हैं, एसिडिटी सप्रेस हो जाती है और अलामतें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन बहुत अहम है कि इसके शॉर्ट कोर्सेज किए जाएं, उतने वक्त के लिए दी जाए जितने वक्त के लिए डॉक्टर कह रहे हैं। अक्सर लोग ये गलतियां कर लेते हैं कि क्योंकि उससे अफाका होता है इसलिए उसको चलाते रहते हैं। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस विद टाइम इज कि विटामिन D की डिफिशिएंसीज, B12 की, किडनी डिजीज, ये सारी चीज़ें इन दवाइयों के साथ एसोसिएटेड हैं। तो शॉर्ट टर्म यूज़, लिमिटेड यूज़ डॉक्टर के कहने के हिसाब से। मुझे सना ये बताइए, जो हम अपने लिए इतनी मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, क्या ये मल्टीविटामिन किसी फ्रूट का, सब्जी का, अगर हम खाने में वो चीज़ नहीं खा रहे, क्या उसका सप्लीमेंट हो सकती है? नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टीविटामिन्स जो हैं वो हमारे पास क्योंकि सिंथेटिक हैं सारी, तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है इसकी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी कितना उसको यूज़ कर रही है। सो बेस्ट ये है कि आप अपनी मेक श्योर करें कि पूरे दिन में एटलीस्ट 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट कर लें, 2 सर्विंग कच्ची सब्जियां खा लें, कोकोनट वाटर कभी कभी ले लिया करें, सही है ना। इस तरह की चीज़ें जब यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती नो वे, किसी भी सूरत में। इवन जो हम जैसे आयरन वगैरह हम ले रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता बॉडी के अंदर, और मेजॉरिटी को तो ये नहीं पता कि आयरन के साथ कोई दूध, चाय वगैरह नहीं लेना चाहिए। जब भी आपका आयरन सप्लीमेंट लेने का इरादा हो तो 2 आवर्स का गैप होना चाहिए दूध या कैल्शियम वाली चीज़ों से, यानी विटामिन C के साथ उसको लेंगे तो उसकी कंप्लीट अच्छी एब्जॉर्प्शन हो। आजकल लोग मैग्नीशियम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करें, सर मुझे इसका ही बताएं। मैंने बहुत देखा है मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट, बेसिकली इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन और अच्छे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि जब आपके पास केला मौजूद है, आपके पास कैशू नट्स मौजूद हैं, आपके पास सीड्स मौजूद हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप जाके इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदें। आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल रखें। तो जब डेली देखिए नेचुरल जो फूड होगा वो जब रोज़ाना खाएंगे तो मदिया फ़ायदा करता है। हम चाहते हैं हमने 4 दिन खाया हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप उसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएं। और जिस तरह आज का एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट आई है, सर इसका भी बताएं, क्या ये सच में काम करती है? सो एंटी इन्फ्लेमेशन नई टर्मिनोलॉजी सामने आ गई ना कि जी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है। जी। देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है, बेसिकली ऐसी खुराक जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज है, मैदा है, जो जितने भी हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फ्रक्टोज फ्रूट्स होते हैं, ये बॉडी में कुछ टाइम के लिए बॉडी में पानी जमा करते हैं, विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन फॉर सम टाइम। आप सिंपल अपनी डाइट को फाइबर बढ़ा के रखें,
इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिमूविंग द एक्सेस इन्फ्लेमेशन फ्रॉम योर बॉडी. यू आर गिविंग योर टाइम, आप अपनी बॉडी को वक्त दे रहे हैं फैट बर्न करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए. तो इसलिए 14 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स, जितना आपके लिए आसानी हो. आइडियली वही है कि जल्दी खाना खा लें रात का, ताकि आपका कम से कम एक अच्छा आपके पास विंडो आ जाए. अच्छा, मैं क्विकली, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, सो मुझे एक एक चीज़ बता दीजिए जो अपनी डाइट में शामिल करना है और एक चीज़ जो डाइट से निकालनी. डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू. तली हुई चीज़ें और मिर्चें, आई वुड से कि इनको कम से कम रखें. ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद कर दें. आई अंडरस्टैंड बाज़ औक़ात दिल चाहता है, लेकिन एज ए जनरल रूल डीप फ्राइड आइटम्स एंड स्पाइसी चीज़ों को लिमिट करें एज मच एज. और मस्ट चीज़ क्या खानी है? मस्ट क्या करना है जिसको? योगर्ट. जी सना. एसिडिटी जिनको ज़्यादा हो रही है, अगेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले रिमूव करें एंड ऐड मोर फाइबर, कच्ची सब्जियां इन योर डाइट. मेरा यही है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाएं. अल्लाह ताला ने ज़रूर हिकमत रखी है, उसके अंदर कुछ होता है. और एक गट की बात हो रही थी मदिया, में ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हम जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमारे फ्लोरा को वो नुकसान पहुँचाता है. तो प्लीज़ गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें. वायरल फीवर है, उसको टाइम दें, सही हो जाएगा, वरना अपने मौलिद से ज़रूर रुजू करें. खुद से वो ना ये खाएं. सेल्फ मेडिकेशन पे हमें एक और शो करना पड़ेगा, बड़ा ज़रूरी है. जी गालिब. 3 बातें, क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, जैसे हमने कहा. नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुराक के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा, भूखा रहना. इस पे अमल शुरू कर दें. इंशाल्लाह आपको 90% मैदे के अमराज की बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी. 100% आप बहुत सारी बीमारियों से भी सेफ हो जाएंगे. सही. जी. देखिए, खाना खाएं ना, तब आप कुछ भी ना सोच रहे हो, आप सिर्फ खाने को हजम करने का सोचें. और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं लें. अगर दाल चावल है, उसके साथ अचार ले लें. दाल चावल, आलू, गोश्त, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ना खाएं. ये वक्ती आपको तो प्लेजर देगा, लेकिन आगे जाके जो बुफे सिस्टम है, ये आपके मैदे को ख़राब करता है. ये बुफे सिस्टम पे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आप ये जो वाकई बुफे सिस्टम आया, और मुझे जैसे बच्चा, मुझे याद है बचपन में मेरे बहन भाई को खाने पीने का शौक नहीं था. मैं तो आपको पता है, आपकी बहन मुझे तो बहुत खाने का शौक था. तो मैं वो बच्ची होती जो पता था कि बुफे सिस्टम में जाएगी तो हलाल करेगी हमारे पैसे. तो मुझे बहुत शौक था खाने का. मैं फिर खाती थी, अलग बात है, बीमार फिर बाद में हो जाती थी. लेकिन जो बुफे सिस्टम है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि ये कितना बड़ा नुकसानदेह चीज़ हमारे लिए साबित होती है, क्योंकि आप इतने डिफरेंट फूड्स खा रहे होते हैं. फूड क्राइटेरिया आपस में इनकी वो कहते हैं लड़ाई हो जाती है, आम जबान में अगर बात करूँ तो. क्विकली. एंड ओवर ईटिंग इनकरेज होती है ना, व्हेन यू सी सो मच ऑफ फूड. और फिर ये जैसे आपने कहा, एक फीलिंग होती है कि हलाल तो करना है, पैसे तो दे दिए. तो सो ओवर ईटिंग इनकरेज होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ऑल ईटिंग टुगेदर, और उसके बाद फिर तेजाबियत होती है, जलन होती है. सो यस, ओवर ईटिंग जहाँ भी होगी ये प्रॉब्लम जरूर होगी. मैं सिर्फ सब लोगों से कहूँगी वाकई बुफे सिस्टम से ना हमें निकल जाना चाहिए. बिकॉज ऑफ कोर्स बुफे सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में होगा कि भी हमने सब चीज़ें खानी, हमने पैसे जो दिए हैं. ऑफ कोर्स इतने मेहनत से हम लोग कमाते हैं. कम खाएं, या अगर ज़्यादा भी खाते हैं तो वो चीज़ खाएं जो कि आपको मुवाफिक साबित आती है. ठीक है.